अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और ब्यूटी हर एक शख्स हासिल करना चाहता है, हर शख्स खूबसूरत नज़र आना चाहता है, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेंड है, क्रेज़ है और एक ऑब्सेशन है एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ। और जितनी तेज़ी से ये क्लिनिक्स ओपन हो रहे हैं और जितना रश पाया जाता है, कोई आम क्लिनिक में बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो कह रहे होते हैं मेरे पास पेशेंट्स नहीं है, लेकिन एस्थेटिक क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट्स होते हैं। और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, मेरे पास अक्सर कॉल्स भी आ रही होती हैं या मैसेज आ रहे होते हैं, या जो पेशेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि वाइटनिंग ड्रिप जो है वो हम कौन सी लगवाएं कि हम फ़ौरन से गोरे हो जाएं। तो क्या यानी इतनी जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह से टिकटॉक पर या दूसरे लोग क्लेम करते हैं कि 2 ड्रिप्स लगाकर ही आप गोरे हो जाएंगे, तो इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलर्स, बोटॉक्स, इस चीज़ पर भी डिस्कशन होगी हमारी, और कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि आउटडेट हो रहे हैं, या आगे फ्यूचर में कौन से प्रोसीजर्स आने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और डिफरेंट हम देख रहे होते हैं कि क्लिनिक्स तो खुल रहे हैं, लेकिन क्या मयार भी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि लास्ट जुलाई 2025 में जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ सिंध हेल्थ केयर कमीशन का, और 18 के करीब क्लिनिक्स पर उनकी कार्रवाई हुई और पाया गया कि वहाँ पर गैर मयारी काम हो रहा था। तो लोगों को इस चीज़ के हवाले से भी अवेयर करना ज़रूरी है कि वो जब डॉक्टर के पास जाएं या किसी एस्थेटिक क्लिनिक में जाएं तो वहाँ पर ज़रूर देखें कि जो परफॉर्मिंग हैंड्स हैं वो ट्रेंड हैं या नहीं, वो स्किल्ड हैं या नहीं। क्या आप, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो आपका जो फेस होता है, आपकी शख्सियत उसी से डिफ़ाइन हो रही होती है। किसी भी आप कहीं पे भी जाते हैं, आपका चेहरा आपकी पहचान बनता है। तो ये कोई कैनवस नहीं है जिस पे कोई भी आए और पेंट करके चला जाए। सो यकीनन आपकी अपनी जो पर्सनालिटी होती है उसको आप ग्रूम ज़रूर कर सकते हैं, इन्हेंस ज़रूर कर सकते हैं अपनी ब्यूटी को, मगर प्रोज एंड कॉन्स को भी देखना ज़रूरी है, डूज़ एंड डोंट्स का भी देखना ज़रूरी है। कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम ज़रूर बुलाते हैं प्रोग्राम में, उनसे जानते हैं कि क्या प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर्स लेने चाहिए और कौन से प्रोसीजर्स से आपको बचना चाहिए या किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो इसी तरह से हमने आज भी एक डॉक्टर को इनवाइट किया है, हमारे साथ आज मौजूद है, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी करती हैं इस फील्ड में, और बहुत सारे उनके पेशेंट्स जो कि भी कराची में बहुत यकीनन नामवर डॉक्टर्स बन चुके हैं और अपना क्लिनिक भी रन कर रहे हैं। तो मिलेंगे इस पर्सनालिटी से जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लाइवली है, और जानेंगे एस्थेटिक क्लिनिक के हवाले से हकीकत भी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स के हवाले से भी, और कुछ हम कोशिश करेंगे कि हम अवेयरनेस भी दे सकें अपने क्लाइंट्स को, यानी पेशेंट्स को, कि जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएँ तो क्या क्या चीज़ें नोट करें और किस तरह के प्रोसीजर्स लें। सो आइए मिलते हैं अपनी गेस्ट से, डॉक्टर एस्टर से। और मेरे पास मौजूद है आप लोगों के बहुत सारे सवाल, तो बिना किसी ताख़ीर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हमारे शो में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का थैंक यू शुक्र। सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारा कुछ हासिल हो चुका है, बट थैंक यू सो मच, फाइनली वी आर सिटिंग हियर और हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू टू यू कि आपने इनवाइट किया। ओके, सो जिस तरह से हम देख रहे हैं डॉक्टर एस्टर के बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है कि एस्थेटिक क्लिनिक्स का बहुत ज़्यादा जगह जगह देख रहे हैं कि ओपनिंग हो रही है और काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों में ऑब्सेशन भी पाया जाता है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो पहले लोग नहीं भी जानते थे, अब बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है, इसके बारे में बात करता है, जानना चाहता है। प्रोसीजर्स के नाम उन्होंने रटे हुए हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रा फेशियल, PRP, ये तो हर, और वाइटनिंग इंजेक्शन। वाइटनिंग ड्रिप का तो बहुत ही रटा हुआ है सब ने जी, क्या वाइटनिंग तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अब हम अगर बात करें कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये मेरे पास आ रहे होते हैं, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताए डॉक्टर सुमैरा कि बहुत जल्दी और बहुत यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो हमें, और वाइटनिंग भी मिले और जल्दी भी मिले। तो आप क्या कहेंगी इस तरह के पेशेंट्स को, आप क्या कहती हैं और क्या ये पॉसिबल है? यार देखिए, जैसे कि वाइटनिंग ड्रिप्स के बारे में बताया भी जाता है, सभी डॉक्टर्स भी बता रहे होते हैं, ग्लूटाथियोन है, वाइटनिंग एजेंट है उसके अंदर। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 12 to 13 ईयर का, मैंने कोई बहुत ज़्यादा वाइटनिंग ग्लूटाथियोन से नहीं देखी। आपकी स्किन को फ्रेश करता है, मेलानिन को ख़त्म करता है बॉडी में से। जब मेलानिन ख़त्म होते हैं तो वो जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी में मेलानिन ख़त्म होगा तो वाइटनिंग की तरफ जाएगा ही जाएगा।
बट अगर कोई लोग आके कहते हैं कि हमें बिल्कुल वाइट गोरा चिट्टा ये कर दें, ये नहीं होता उससे, ये नहीं होता, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन को फ्रेश करता है, हमारी स्किन को बूस्ट करता है, अच्छा बूस्टर है वो, सिर्फ अच्छा बूस्टर है ताकि हमारी स्किन और हमारी बॉडी को फ्रेश कर सके, बूस्ट कर सके, हेल्थ हमारी बेटर होती है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, B12 होता है। जब हम इंटरनली फ्रेश होते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा स्किन, हमारा जो कलर है ये भी फ्रेश होता है, जिसमें ऐसे लगता है कि हम वाइट हो रहे हैं, हम ग्लो कर रहे हैं, हम पे अच्छी वाइटनिंग आ रही है। तो इसलिए इनको वाइटनिंग की तरफ ले गए हैं लोग, अदरवाइज इतना कोई वाइट होता नहीं है। मतलब इसका यही कॉन्सेप्ट सबने लिया हुआ है कि ये जस्ट अ वाइटनिंग इंजेक्शन है बस, बट ये वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं है, ये इम्यून बूस्टर्स है। एग्जैक्टली। सो आप कुछ पेशेंट्स ऐसे होते होंगे जो आपके पास आते होंगे, बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है या थॉट्स होते हैं उनके कि मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊं। इस तरह के पेशेंट की काउंसलिंग आप किस तरह से करती हैं? मतलब किस उसमें चेंज हो जाएगा, स्किन और हेयर और वेट लॉस? अगर मतलब पूरी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करें तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, लाइक अगर हम इस वाइटनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर चलें तो लोगों के माइंड में होता है कि शायद कुछ ड्रिप्स लगाकर, और हम क्योंकि वाइट इस भी हो तरह की जाएंगे। मार्केटिंग भी हो रही है टिकटॉक पर या डिफरेंट अगर प्लेटफॉर्म पे देखें तो इस तरह की मार्केटिंग भी हो रही है कि बाकी ड्रिप्स आपको 10 की जरूरत होती है लेकिन ये आप सिर्फ 2 भी लगाएंगे तो वाइट हो जाएंगे। नहीं, तो ऐसा ये क्या काम हो रहा है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा मैंने कहा ना कि मैंने तो 13 ईयर इस फील्ड में गुजार दिए, मैंने तो 10 ड्रिप या 8 ड्रिप में ऐसा कुछ नहीं देखा फर्क। मतलब सिर्फ ग्लो आता है, मेलानिन आपका खत्म होता है, ग्लो आता है, बूस्ट होता है, इंसान फ्रेश हो जाता है। आइडियल ये होता है कि 1 टोन तक आपका जाता है, बेहतर होता है। 1 टोन तक तो आ ही जाता है अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ग्लूटाथियोन हमारे मेलानिन को तो खत्म करे, तो वो तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो वाइटनिंग की तरफ जाता है, बट इतना नहीं है कि 2-3 ड्रिप्स में इतना वाइट हो जाए या बिल्कुल वाइटनिंग, फुल बॉडी वाइटनिंग हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं चलो किसी का नाम नहीं हम लोग लेते, लेकिन अगर कोई भी टिकटॉकर है वो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, वो उस चीज़ की पब्लिसिटी कर रहा है क्योंकि मे बी उसको कुछ पेमेंट मिल रही हो या मे बी उसने यूज़ किया हो सकता है। अच्छा, ये बॉडी टू बॉडी भी वर्क करता है, किसी की बॉडी पे जल्दी वर्क करता है, किसी की बॉडी पे कम। अगर बहुत ज़्यादा किसी का वाइटनिंग कलर है तो उस पर सिर्फ ये ग्लूटाथियोन ग्लो देता है, हल्की सी वाइटनिंग करता है क्योंकि उसमें मेलानिन कम है। जिसमें मेलानिन ज़्यादा होगा उस पे ये वर्क करेगा। अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी वाइट होते हैं लेकिन उनको और वाइट होना होता है, फिर मैं उनको प्रॉपर पूरा गाइड करती हूँ कि जी आप अगर सोचें कि आप इससे ज़्यादा वाइट हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। जहाँ आपका मेलानिन होगा, आपका डार्क पिगमेंट होगा, वहाँ ये वर्क करेंगे, अदरवाइज़ ये इतना वर्क नहीं करेंगे। ये जस्ट आपके वाइट कलर को ग्लो देंगे और आपको फ्रेश करेंगे, आपकी बॉडी को, आपके इंटरनल को आपको बूस्ट करेंगे बस। सो इट्स अ टोटली स्कैम यकीनन। ये बिल्कुल स्कैम है। मुझे तो अभी तक स्कैम नज़र आया क्योंकि इतना मैं अपनी फील्ड में, अपने एक्सपीरियंस में मैंने इतना बिल्कुल भी नहीं देखा। एक्सपीरियंस्ड और जो सही डॉक्टर्स हैं, जो माहिर डॉक्टर्स हैं, जिनका फील्ड में काम है, काफ़ी अरसे से काम है, जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो यकीनन उनको आप इस बात पर ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आप अभी कंट्रोवर्सीज की भी कुछ बात कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले ही, अभी रिसेंटली हमने देखा कि शिफाली जो इंडियन एक्ट्रेस हैं और यानी बिग बॉस में भी उनकी परफॉर्मेंस देखी गई, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी। सो उनकी डेथ को भी इससे रिलेट किया जा रहा था कि वो ग्लूटा के इंजेक्शंस ले रही थी, इसकी वजह से डेथ हुई है। तो इसके बारे में कुछ तो सामने ये आ रहा है कि उन्होंने स्लिमिंग लगवाई है, कोई कह रहा है ग्लूटा लगवाया है। अब देखिए सही बात हमें नहीं पता, और मैं अपने एक्सपीरियंस में अगर देखूँ तो मेरे सामने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जब तक कि देखें आपका डॉक्टर आपको सही चीज़ गाइड नहीं कर रहा। डॉक्टर अगर करवा रहा है, अगर आपको स्लिमिंग स्टार्ट करवा रहा है तो उससे पहले आपको टेस्ट करवाने चाहिए। आप उनको चाहिए कि आपके पूरी बॉडी के टेस्ट लिखें, स्पेशली उसमें LFT और CBC लाजमी होना चाहिए। ये 2 टेस्ट है, ये लाजमी होने चाहिए। अगर आपका LFT अच्छा होगा तो आप उससे डाइजेस्ट कर सकेंगे। अगर आपका LFT अच्छा नहीं है, हो सकता है उसका SGPT पहले ही बढ़ा हो। और वो जो उनकी जो स्टोरी में आया वो एपिलेप्सी की पेशेंट थी। आई थिंक उनके डॉक्टर ने वो उनकी रिपोर्ट्स पहले नहीं करवाई होंगी, या वो पेशेंट खुद भी छुपाते हैं। और एपिलेप्सी तो ऐसी चीज़ है लोग छुपाते हैं, ऐसा है, लोग हमसे भी अक्सर छुपा रहे होते हैं, बता ही नहीं रहे होते कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स पहले से चल रहे हैं, उनको माइग्रेन है या उन्होंने, अगर ये भी ऐसा होता है जजमेंट का डर होता है ना उन्हें। हाँ, अगर स्लिमिंग लगवा रहे हैं तो लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए होते हैं, शाम को आके ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो नोजिया फील होगा क्योंकि जाके वो हमारे फैट पे, हमारे फैट टिश्यूज़ पे हिट कर रहा है ना इंजेक्शन।
बॉडी पे हिट कर रहा है तो वो उनको नोजिया फील होते हैं, और ये तो नॉर्मली है, मैंने खुद नहीं लगवाई है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने 10 to 12 kg वेट लूज किया उसके साथ। देखिए हमारे पास मिसाल मौजूद है। तो लेकिन ये है कि हम ये भी नहीं करें कि अब हम बिल्कुल रात से भूखे बैठे हों, जाके हम स्लिमिंग ड्रिप लगवा लें। सही सी बात है, एक फॉरेन बॉडी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, इंजेक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसने वर्क करना है, जाके हमारे सेल्स को जनरेट करना है, हमारे जो फैट टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक करना है, फिर उनको वो करना है, ब्रेक करके एक्सक्रीट करना है। तो लेकिन लोग ये सोचते नहीं है, लोगों ने ये स्पेशली हमारे ये जो मॉडल्स हैं जिनका भी आपने नाम भी लिया है और भी बहुत सारे हैं, मतलब ये डाइट के चक्कर में या अपने आप को फिट रखने के चक्कर में स्लिमिंग सभी लगवा रहे हैं। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल भी ज़ीरो होके ना आए, आप कुछ ना कुछ खा लें, नाश्ता खाएं, अपना कोई जूस लें, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट तो अपनी बॉडी को बिल्कुल बिल्कुल के साथ सही तरह से रिएक्ट कर सके। बिल्कुल, ये लोग फिट रहने के लिए अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो डाइट पे ला रहे होते हैं ताकि हम बिल्कुल हमारा जो फिगर है वो भी ज़ीरो ही रहे, बट इसमें हाँ स्केलेटन नज़र आए। ऐसा है, मुझे पता है ना, लोग नहीं खाते, लोग कहते नहीं नहीं मैं तो डाइट पे, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बट आके वो 10,000 की ड्रिप ज़रूर लगवा लेंगे। वही आप सुबह 2 बॉयल एग खा लो, ठीक है, आप कोई अपना डिटॉक्स पी लो, आप कुछ ऐसा एनर्जी वो अपना नट्स खा लो, सबसे ज्यादा तो जरूरी नट्स ले ले, आप वो ले ले, सबसे ज्यादा तो जरूरी आई थिंक कि एक्सरसाइज भी साथ में करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आप किसी भी उसमें बीमारी में मुब्तला रह चुके हैं या हैं, या आपको आपके डॉक्टर ने कहा है कि ये बॉर्डर लाइन पे आपकी चीज़ें हैं, तो आप उस डॉक्टर को, अपने एस्थेटिक फिजिशियन को ज़रूर बताएं कि मेरी ये रिपोर्ट्स हैं या मुझे ये मसला चल रहा है या ऐसा कुछ मुझे हो रहा है, फीलिंग हो रही है, आप पहले मेरे टेस्ट करा लें। वैसे डॉक्टर को भी चाहिए कि खुद ब खुद ही पहले टेस्ट करवाएं, LFT CBC ज़रूरी है, वो टेस्ट करा लें, उसके बाद उसको स्टार्ट करें। ओके अच्छा, अगेन हम बात करेंगे, एक टिकटॉकर हैं और काफ़ी फेमस भी हैं, अबीहा नाम है उनका। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि मैं एस्थेटिक क्लिनिक गई, वहाँ मेरी जो डॉक्टर से मैं लेज़र्स ले रही थी, मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ग्लूटा भी लें तो आपके जो पिगमेंटेड एरियाज़ होंगे वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैंने ड्रिप ली, मेरी तो जान पे बनाई थी और मैं बेहोश हो गई थी। सो इसकी वजह से भी लोगों के माइंड में बहुत सारा डर, खौफ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पैदा हो गई। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी उन तमाम लोगों को जो आपके पास भी आते हैं या घर में बैठ के हमें देख रहे होते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं वही बात बता रही हूँ कि लोग हमें बताते ही नहीं है कि उन्होंने क्या खाया है, क्या पिया है, या पहले उनके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग नहीं बताते, पूछते भी हैं कि मैं तो बहुत फ्रैंक हो जाती हूँ, फिर मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन मैंने देखा है बाज़ दफ़ा लोग वो भी छुपा रहे होते हैं कि यार नाश्ता भी किया है कि नहीं किया, मतलब सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता और शाम को ड्रिप लग रही है, तो ये तो होगा ना, जाहिर सी बात है। ये तो हम आराम से नॉर्मल सी एक घर पे भी B12 की ड्रिप लगवाते हैं। कभी ऐसा होता है कि वीकनेस हो गई, चलो B12 की ड्रिप लगवाते हैं, तो नौजिया तो उससे भी फील होता है। ऐसा हम 100% ब्लेम ड्रिप्स को भी नहीं कर सकते, हम 100% ब्लेम डॉक्टर्स को भी नहीं कर सकते, हम 100% ब्लेम पेशेंट को भी नहीं कर सकते। सारी चीज़ें मिलके ये एक पेशेंट आ रहा है हमारे पास, मेरा राइट है कि मैं उससे पूछूं कि आपने क्या खाया है, सुबह से क्या पिया है, आपने टेस्ट कभी करवाए, आपने पहले कभी कोई ऐसी चीज़ करवाई। मैं तो लाजमी पूछती हूँ, मैं हाइड्रा भी कर रही होती हूँ ना, मैं उस वक्त भी पेशेंट से पूछ लेती हूँ पहले कोई चीज़ स्किन पे करवाई है, कोई ट्रीटमेंट करवाया। बाज़ा क्योंकि लोगों ने ट्रीटमेंट्स करवाए हुए होते हैं, स्टीरॉइड क्रीम्स यूज़ करवा रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स लगा के अगर आ जाए हाइड्रा फेशियल के लिए तो हाइड्रा तो होगा, लेकिन फिर उसमें हम जाहिर सी बात है हम चीज़ें कम कर लेते हैं। अच्छा, स्टीरॉइड्स क्रीम में ये होता है कि वो स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और थिन कर देती हैं। जब हम हाइड्रा करते हैं उसमें फिर उनकी स्किन और ज़्यादा एक्सफोलिएट होती है, फिर वो ब्लेम डॉक्टर पे आ जाता है कि जी इन्होंने तो हमारी स्किन पे रेड कर दिया या कोई मार्क आ गया या ऐसा हो गया। अल्लाह का शुक्र है वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसकी वजह से इतनी रेडनेस हो रही होती है। मैं तो फिर जाहिर सी बात है मैं अकॉर्डिंग टू स्किन काम करती हूँ। मैं तो फिर या तो सक्शन कम कर लिया या उसमें से हम टूल्स कम कर लेते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग कह रहे हैं ना हमने यहाँ से कराया था, उन्होंने ना हमें मार्क दे दिया, बहुत ज़्यादा सक्शन ज़्यादा कर दिया। हो सकता है उनकी गलती ना, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है सच में ही उनकी गलती हो, लेकिन आप भी अपने डॉक्टर को बताएं कि मैं ये स्टीरॉइड क्रीम इतने मंथ से यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया हो सकता है पीलिंग करवाई हो आपने कहीं से। पेशेंट ये मैंने देखा है कि अक्सर ये होता है कि सुबह में किसी और डॉक्टर के पास बैठे हुए थे, सुबह में पीलिंग करा के आ रहे होते हैं, केमिकल पील,
और उसके बाद वो जो है ना शाम में आके प्लान के अकॉर्डिंग, डील के अकॉर्डिंग चलो, डील के अकॉर्डिंग यहाँ पे सस्ती मिल रही चीज है, में ये चीज सस्ती है, वहाँ पर वो चीज सस्ती है, वो ऐसा हर ही जगह है, विजिट करते ऐसा हैं। ही हर जगह। सुबह ग्लूटा भी लगवा लिया, केमिकल पील भी करवा लिया, शाम को आके हाइड्रा करा लिया। अब केमिकल पील में वैसे स्किन इतनी सेंसिटिव हो रही होती है, सेम डे भी 5 to 6 डे तक, जब तक कि स्किन एक्सफोलिएट नहीं होती, तो उस वक्त हम स्किन पे कुछ भी नहीं लगा सकते। इवन मैं तो हर चीज़ ही मना कर देती हूँ कि आप अगर घर में कोई नाइट क्रीम भी यूज़ करें ना, वो भी ना यूज़ करें। आप बिल्कुल जस्ट आइसिंग पे रहें और एक सनब्लॉक यूज़ करें। सनब्लॉक तो लाजमी यूज़ करना है बस, जब तक कि आपकी स्किन पूरी तरह पील नहीं हो जाती और दोबारा से न्यू स्किन रीजनरेट नहीं होती, जब तक आपने कुछ भी नहीं यूज़ करना। बट लोग करवा लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद ये जाहिर सी बात है, ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। उसके बाद फिर या तो डॉक्टर बुरा है या क्लिनिक बुरा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। डॉक्टर की बात मानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर प्रोसीजर का एक जो है डाउन टाइम होता है, उसके बाद आफ्टर केयर होती है, वो डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके प्लान करके आपको बता रहा होता है। अगर आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यकीनन आपकी चीज़ें बहुत स्मूथली जाएंगी। अच्छा, आपने अभी इसका जिक्र किया, सनब्लॉक का जिक्र किया। एक चीज़ हम बहुत जेनेरिक देख रहे हैं, आपको अपनी अगर स्किन केयर रूटीन को बिल्कुल हाई लेवल पर लेके जाना है तो लोग सिर्फ एक जेनेरिक चीज़ को वो कर रहे हैं। हर पेशेंट को ये कह रहे हैं कि विटामिन सी और सनब्लॉक की अपनी रूटीन में रखिए, स्किन केयर रूटीन में रखिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर एक की स्किन बिल्कुल नहीं, इसको तो रखना चाहिए। ये तो समझे कि विटामिन सी हमारी स्किन को और हाइलुरोनिक एसिड, ये दो सीरम्स, ये दोनों चीज़ें हमारी स्किन को हाइड्रेशन देती हैं। हाइलुरोनिक एसिड तो स्पेशली, और आफ्टर 30 तो हमें सबको ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा अपना जो कोलेजन है आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 30 डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हमें लाजमी है कि हम विटामिन सी करें ना करें, हमें हाइलुरोनिक एसिड ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सीरम्स अच्छे आए हुए हैं आजकल, लेकिन फिर भी अपनी स्किन एनालाइज करवा के डॉक्टर को फिर आप लें हाइलुरोनिक सीरम और विटामिन सी, और उसके बाद सनब्लॉक। सनब्लॉक, ये 2-3 चीज़ें तो समझिए हमारी स्किन का खाना है। अगर हम इनको नहीं वो करेंगे तो हमारी स्किन मॉइस्चर नहीं रहेगी। हमारी स्किन जब मॉइस्चर नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो उस पर रिंकल्स भी आएंगे, हमारी स्किन बर्न भी होगी, लाइटिंग की वजह से भी, सन में जाने की वजह से भी, किचन में जाने की वजह से। बाज़ दफ़ा लोगों को बोलते हैं कि सनब्लॉक यूज़ करें, वो कहते हैं हम तो घर से बाहर नहीं निकलते। घर से बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर आजकल ज़्यादा कोई भी नहीं निकलता, और धूप में ज़्यादा कोई भी नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, गाड़ी में बैठ गए, इतना आजकल होता है घर से बाहर निकले। ज़्यादातर हम घर में रहते हैं, बाहर रहे होते हैं तो ये लाइटिंग में होते हैं, और ज़्यादा बर्न भी हमें यही चीज़ें कर रही होती हैं घर में, किचन। और जाहिर सी बात है फीमेल होती हैं तो वो तो किचन में तो लाजमी जा रही होती है। बाहर मेल ज़्यादा जा रहे होते हैं तो उनको भी सनब्लॉक लाजमी यूज़ करना चाहिए, या अगर वो किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो उनको इसीलिए सनब्लॉक उनको भी लाजमी यूज़ करना चाहिए। तो हमारी प्रोटेक्शन जो है वो स्किन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने नीचे स्किन पे कोई सीरम लगाया है या कोई भी हमने अपनी क्रीम लगाई है तो वो भी कवर हो जाएगी, और हमारी स्किन के पोर्स जो कि पोल्यूशन, डस्ट, इन सब चीज़ों की वजह से डर्टी हो जाते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। ओके, सो नाज़रीन, अब मज़ीद हम ये भी जानेंगे कौन से सनब्लॉक्स जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो इफ़ेक्टिव नहीं है, और कौन से सनब्लॉक्स को यूज़ करना चाहिए। मगर एक ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और बात हो रही है आज ब्यूटी की। सो डॉक्टर एस्टर, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आपके पास यकीनन आते होंगे जो कि घर से लेकर आते होंगे सनब्लॉक के, हमने ये साइड में देखा था, या इस हमारी इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने बताया था। तो आपको क्या लगता है, कुछ सारे जो मार्केटिंग जिस तरह से हो रही है तो सारे ही मयारी हैं, सबको यानी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ले लेना चाहिए, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, या फिर आप क्या कहेंगे, सेकंड ओपिनियन ज़रूरी है? मैं यही कहूँगी कि अपनी स्किन को जब तक कि आप एनालाइज ना करा लीजिए, जैसे किसी कोई सनब्लॉक हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, कुछ जेल फॉर्म में होते हैं, कुछ जो है वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। हमें देखनी चाहिए अपनी स्किन। अगर हम डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे और हम किसी को प्रोग्राम में देख के या किसी टिकटॉकर को देख के ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम खुद भी तो देख सकते हैं अपनी स्किन। अगर हमें ये पता है कि हमने सनब्लॉक लेना है तो हमें अपनी स्किन का भी पता होना चाहिए कि मेरी स्किन कितनी ऑयली है। मुझे पता है मुझे ऑयल बेस्ड चीज़ें नहीं सूट करती, तो मैं जो ड्राई बेस्ड होंगी वो लूँगी, वाटर जेल में जो है वो लूँगी। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाइट कास्ट में या उसमें ऑयल बेस्ड में आप सनब्लॉक ना यूज़ करें, आप वाटर जेल में लें या सिलिकॉन जेल में लें। सिलिकॉन में भी आजकल आए हुए हैं, बहुत अच्छे सनब्लॉक आए हुए हैं, तो अप टू 60 UV रेजेस में आप ले लें।
60 SPF ले, वो ज़्यादा अच्छा है बस, क्योंकि 30-40 तो हमारा तो सन इतना बर्न कर रहा होता है, तो 30-40 तो कोई काम नहीं करेगा, वो तो हम जब तक के 3 to 4 लेयर नहीं यूज़ करेंगे जब तक वो वर्क नहीं करेगा। और सनब्लॉक का सही जो यूज़ है वो आप घर से निकलने से पहले, किचन में जाने से पहले, या जैसे ही आप सुबह उठते हैं आप बस सनब्लॉक अपना ले और फेस पे अप्लाई करके उसको छोड़ दें, वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब होता रहता है। जैसे जैसे आप काम करते हैं, आप चलते हैं, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, थोड़ा बहुत तो कर ही रही। अगर किसी की स्किन ड्राई भी है तो फिर भी वो थोड़ा बहुत ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाती है। तब ज़रूरी नहीं आप लगा के उसको रगड़ें बहुत ज़्यादा, तो जो पिगमेंटेशन होती है वो और ज़्यादा वो हो जाती है, इरिटेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल इरिटेट होती है, एक्नी इरिटेट हो सकती है, हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो हो जाते हैं। बस आप लेके टैप टैप करके उसको छोड़ दें। अगर आपने बाहर भी जाना है लगा के, तो आप 20-15 मिनट पहले आप उसको अप्लाई कर लें, उसके बाद अपने बाकी काम खत्म कर लें। देन उसका वर्क भी 15 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। ओके। कुछ लोग होते हैं, जैसे अक्सर मैं अपनी मिसाल दूं, मुझे बाहर जाके सनब्लॉक घर में मेरे इतने सारे काम होते हैं, खत्म ही नहीं हो रहे होते। मतलब फोन की टेंशन, पेशेंट की, इधर इसको फोन देखो, अपनी तैयारी मेरी सारी बीच में रह जाए, जो कि मैं गाड़ी में बैठ के तैयार हो रही होती हूँ। ये तो ऐसा ही होता है ना। हाँ, कि अगर हम तो आजकल सबके साथ ये भी चल रहा है। अच्छा, मुझे ये होता है कि चलो अभी तो मैं गाड़ी में बैठ गई, बट आगे जाके मुझे लाइटिंग का सामना है, तो वो जो 10-15 मिनट है वो मेरे निकल जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि आप ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप घर से भूल गए हैं तो आप अपने बैग में रख लें, आप गाड़ी में लगा लें, या आप कहीं जा रहे हैं आप उस वक्त अप्लाई कर लें, ताकि जब आप किसी जगह पहुंचे, वहाँ जाहिर सी बात है लाइटिंग तो होगी, तो लाइटिंग भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बर्न करती है, पिगमेंटेशन करती है, तो इस वजह से वहाँ पे सनब्लॉक का लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके। सो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक PRP है और एक वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स है, ये नाम तो रटे हुए हैं, ये तो बहुत कॉमन हो गए। बिल्कुल। अब अगर न्यू देखें तो बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है एक्सोसोम्स की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका फ्यूचर है, और फ्यूचर में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें या प्रोसीजर्स आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? यार एक्सोसोम बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है वैसे। एक्सोसोम का मतलब PRP के साथ उसको रिलेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और PRP भी हमारे अपने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हमारा अपना कोलेजन है जो हम स्किन में इंजेक्ट कर रहे होते हैं। बट मुझे फिर भी जो मेरा अगर कोई फेवरेट पूछेगा तो वो PRP ही है, चाहे वो हेयर के लिए हो, हर पेशेंट के लिए। लेकिन हर पेशेंट PRP भी नहीं करवा सकता। अगर किसी का प्लाज्मा अच्छा नहीं है तो वो PRP नहीं करवा सकता, क्यों? उसमें फिर वही बात आती है कि हमें टेस्ट कराना ज़रूरी है। जब मैं टेस्ट करवाती हूँ, अगर मैं देखती हूँ कि उसका प्लाज्मा अच्छा नहीं, फिर मैं उनको एक्सोसोम्स जो हैं वो हम लोग रेकमेंड करते हैं। बट एक्सोसोम अगर कॉस्टली हैं और अगर हमारा पेशेंट वो नहीं कर पा रहा, अवेल नहीं कर पा रहा, तो फिर हम उनको PRP पे ही लाते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि उससे पहले उनके प्लेटलेट्स अच्छे हो जाए, उनका प्लाज्मा अच्छा हो, या जिस भी चीज़ की उनमें डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है या व्हाटएवर किसी भी चीज़ की है, तो वो हम पहले कवर करें। सप्लीमेंट्स फिर रिकमेंड करते हैं? तो हम रिकमेंड करते हैं। सही। फिर हम वो पहले कवर करते हैं, देन हम PRP पे आते हैं। वरना हम मीज़ो, आजकल सीरम्स, अदर सीरम्स आए हुए हैं एक्सोसोम के अलावा भी, हम पर वाइटनिंग मीज़ो जो हाइलुरोनिक सीरम के साथ है, विटामिन C के साथ है, हम उनके साथ करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। रही बात एक्सोसोम की, तो एक्सोसोम जाहिर सी बात है एक बहुत ही अच्छे रिच ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसमें जो एक्सोसोम की सूरत में हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं माशाल्लाह। एक्सोसोम के रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्रोफाइलों की अच्छे हैं, और फिलर बोटॉक्स तो जाहिर सी बात है उनका एक अपना अलग रिजल्ट है। बट एक्सोसोम हेयर और फेस दोनों के लिए अच्छे हैं। फ्यूचर में कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे पाकिस्तान में? लाइक जिस तरह से हम देख रहे हैं एक्सोसोम अभी कुछ टाइम तक, मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका थोड़ा बहुत तो टाइम चलेगा। हाँ, थोड़ा सा तो चलेगा, क्योंकि एक तो ये कॉस्टली है, हर कोई अवेल नहीं कर सकता। हर कोई करवाना चाहता है पर हर कोई अवेल नहीं कर सकता। दूसरा ये कि अगर कोई देर तक मुझे लगता है वो चलेगा, वो सिर्फ PRP ही रह जाएगी, क्योंकि PRP के माशाल्लाह से वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, करने वाला हो, और अगर क्लाइंट का या हमारे पेशेंट का प्लेटलेट प्लाज्मा जो है वो अच्छा हो, फिर उसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। और माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अपने इतने अच्छे रिजल्ट्स आज तक दिए हैं, कि इतने अच्छे क्लाइंट हैं हमारे के मतलब बहुत तारीफ करते हैं कि आप PRP आप करती हैं बस। और मेरा तो वाकई सिग्नेचर है कि PRP, तो वाकई मुझे खुद भी लगता है कि अगर मैं इतनी कोई बड़ी बात नहीं कर रही है तो ये बहुत वो है, लेकिन मुझे पता है कि PRP के जो रिजल्ट्स मैं देती हूँ वो शायद ही किसी ने दिए हों, यानी सिग्नेचर खुद भी फेवरेट है। तो मैं उसको अपने उसमें करती हूँ। रैपिड फायर में आपसे ये क्वेश्चन करने वाली थी कि आपका फेवरेट प्रोसीजर क्या है, आपने पहले ही बता दिया, PRP है। अच्छा, अगर हम बात करें अगर कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कि
अक्सर पेशेंट्स आते होंगे और डिमांड करते होंगे कि मुझे ये प्रोसीजर लेना है, तो क्या आप हर दफ़ा यानी पेशेंट ड्रिवन आपका होता है या फिर आप खुद सजेस्ट करती हैं और एनालाइज करके बताती हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं? कभी आपने खुद मना किया है किसी प्रोसीजर के लिए? बिल्कुल, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें ये प्रोसीजर चाहिए, बट उनकी स्किन एनालाइज करके फिर जाहिर सी बात है चेंज तो करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता कि अब वो आके उनको बहुत ज़्यादा एक्ने भी है और साथ में पिगमेंटेशन भी, और वो कहे हमें आरएफ कर दो या बीबी ग्लो कर दो, हमें बीबी ग्लो कर दो, तो बीबी ग्लो भी नहीं कर सकते हम इतनी सारी एक्ने के ऊपर और पिगमेंटेशन के ऊपर। पिगमेंटेशन को तो हाइड कर देता है बीबी ग्लो, बट वो एक्ने को हाइड नहीं करता। फिर माइक्रोनीडलिंग हम इतनी सारी एक्टिव एक्ने के ऊपर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनको मना कर देते कि अभी नहीं, या बहुत ज़्यादा स्कारिंग है किसी के ऊपर, उसके ऊपर भी बीबी ग्लो नहीं कर सकते। अगर किसी के पिगमेंटेशन है और वो हमें कुछ और प्रोसीजर कह रहे हैं कि हमें लाइक पीआरपी भी कवर करती है पिगमेंटेशन को, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम उनको लोगों को मना कर देते हैं। कंबाइन यकीनन अप्रोच रहती होगी, एक किसी केमिकल पील कर देते हैं। किसी की थिन स्किन है और वो कह दे कि केमिकल पील करना है, तो फिर उसको मना करते हैं। उस पे मैं पहले पीआरपीज करती हूँ ताकि मैं स्किन को रिजेनरेट कर सकूँ, देन मैं उसको केमिकल पील पे लेके आऊँ। सो डॉक्टर की अप्रोच पे ट्रस्ट करना चाहिए। यकीनन डॉक्टर इतने अगर अरसे से काम कर रहा है या वो आपकी स्किन को एनालाइज कर, वो इस चीज़ को पढ़ चुका है, आपकी स्किन को स्टडी कर चुका है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर्स बता सकता है। डॉक्टर कौन से ऐसे यानी कोई ऐसा प्रोसीजर ही सही यानी एस्थेटिक में जो आप बिल्कुल कहती हैं कि बिल्कुल बेकार है, या आप समझती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, या आप कभी करेंगी नहीं, या आपको अगर वो प्रोसीजर फ्री में कोई ऑफर करे तो आप अपने ऊपर कभी भी नहीं करवाएंगी? यार अभी तक तो मुझे सारे प्रोसीजर, क्योंकि मुझे खुद इस प्रोफेशन से वो है, बहुत शौक से मैंने सीखा भी किया भी, तो मुझे फिलहाल तो सारे, क्योंकि करने वाला हो और स्किन ऐसी हो कि उसके ऊपर पता हो कि किस स्किन पे कौन सा प्रोसीजर करना है, तो करने वाला हो कोई, तो मतलब हर प्रोसीजर का एक अपना रिजल्ट है। अगर कोई कहता है वाइटनिंग का तो उसका एक अपना रिजल्ट है, पीआरपी का एक अपना रिजल्ट है, एक्सोसोम्स के अपने रिजल्ट हैं, ठीक है। हाइड्रा फेशियल की एक अपनी फ्लॉलेस स्किन है, एक अच्छा ग्लो आता है, भी अलग होता स्किन है, क्लीन होती है, हर चीज का अपना एक अलग मकसद है। लेकिन जिसमें मुझे एक जो लगता है, मैंने जो अभी तक देखा है, मैंने 5 ईयर उस प्रोसीजर को किया भी है, मतलब मेरे बाकी फ्रेंड्स ये ना बोले कि शायद मैं उनके लिए कह रही हूँ, हो सकता है वो कर रहे हो, CO2 लेजर। CO2 लेजर में मुझे मतलब इतना कोई रिजल्ट अभी तक मिला नहीं। मैंने 5 to 6 ईयर उसको किया अभी, जहाँ से मैंने काम सीखा, और मुझे अभी तक भी मुझे नहीं समझ में आया, मैंने तो वो रखी हुई भी नहीं है, क्योंकि मैं उसके ऑल्टरनेट केमिकल पील और मीजोज और पीआरपीज करके ही, अल्लाह का शुक्र है कि पिगमेंटेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो मुझे वो स्कार्स और उसके ऊपर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने देखा है कि स्कार्स हील होते हैं फिर वापस आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हील होती है फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या फिर जो वॉल्यूम लॉस नहीं होता अगर बार बार अगर CO2 करवाएंगे? तो बिल्कुल होता है वॉल्यूम लॉस, जाहिर सी बात है। हमारी स्किन की जो पीलिंग है वो बार बार हो रही है, वो हमारी स्किन को बर्न कर रहा है, फिर उतर रही है स्किन, तो जाहिर सी बात है हमारी तो स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। इसीलिए तो फिर मैंने CO2 रखा हुआ भी नहीं है, और मैं पेशेंट को भी मना कर रही होती हूँ कि यह मैंने इस वजह से नहीं रखा, अगर आपने करवाना है तो आप कहीं और से करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर ग्लूटा का भी कॉन्सेप्ट आया है या लोग ऑब्सेस हो रहे हैं, तो उसकी एक वजह है कि लोगों के माइंड में कॉम्प्लेक्स होता है या बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी। सो अगर कोई टीनेजर आपके पास आती है या आता है और कहता है कि मैं फेयर होना चाहता हूँ, अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को चेंज करना चाहता है, तो आपकी क्या अप्रोच होती है, फिर आप क्या कहेंगे? टीन एज में उसकी ये देखनी होगी कि आफ्टर 18 हम ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले ही नहीं। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चाहेंगे भी तो उनके टेस्ट पहले करवाएंगे, देन हम उनको रेकमेंड करेंगे। अगर चाहेंगे तो मेडिसिन दे देंगे, मेडिसिन भी ग्लूटा की आजकल बहुत आई हुई हैं, वरना तो वैसे ही बच्चे ग्रोइंग जो एज होती है, ये सारी ग्रोइंग एज है, इसमें वैसे ही बच्चों का इतना अच्छा निखार, इतनी प्यारी स्किन हो रही होती है, बेबी स्किन हो रही होती है, इसमें तो नीड ही नहीं होती। और अगर किसी को नीड होती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं लड़के स्पेशली के टैन हो जाते हैं, या लड़की हैं उनको एक्नी हो रहा है, तो फिर हम यूज़ कर देते हैं ग्लूटा, क्योंकि ग्लूटा एक्नी पे भी वर्क करता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जाहिर सी बात है हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट्स को ख़त्म करता है, तो इसलिए जो है हम फिर उसका या तो हम उसको बहुत ज़्यादा लाइट डोज में बनाते हैं, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम वाइटनिंग के लिए किसी को वीकली लगा रहे हैं तो हम उनको मंथली लगाएंगे या 15-20 डेज में।
ओके। तो इसलिए कभी मना भी कर देते हैं, नहीं अगर किसी को वो सूट कर रहा हो, अगर है ही वीक और बहुत लीन थीन हाँ। नजर आ रहा है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स भी इस तरह से नहीं बता रही हैं कि वो सपोर्ट कर पाएगी चीज़ें, तो जाहिर आपको एक मना करना पड़ता है। अच्छा, अभी जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से ऑब्सेशन और क्लिनिक्स खुल रहे हैं, उसी की तरह फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अभी सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से 18 क्लिनिक्स को यानी उस पर कार्रवाई की गई है और बंद करने की बात हुई है उस पर। तो आप क्या समझती हैं, इस तरह से जो गैर मयारी क्लिनिक्स खुलते हैं, इससे पेशेंट्स को कितना नुकसान होता है और एक प्रोफेशनल आपको किस तरह से सर्विसेज दे रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये इतना हार्मफुल कैसे हो सकता है? यार मैं कहती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए आपको उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्किन हेल्थ वाइटनिंग इंजेक्शन हमारी बॉडी में जा रहे हैं, स्लिमिंग इंजेक्शन हमारी बॉडी में जा रहे हैं। अब शिफाली की ही बात जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में की, मे भी उसके डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स ना करवाई हैं, वो क्योंकि हमने देखा है कि लोग आते हैं बाज़ खुद ही बस हमें स्लिमिंग लगा दें, क्योंकि मॉडल है, जाहिर सी बात है उसको नीड है, उसको नीड है अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट रखने की, और हो सकता है वो पहले भी लगवाती हो सकता है उसने फर्स्ट टाइम लगवाया हो, लेकिन सबसे पहले टेस्ट वगैरह होना सब ज़रूरी है। और ये सब एक डॉक्टर को, एक एस्थेटिक फिजिशियन को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो प्लीज़ लोगों की जान के साथ ना खेलें, ना ऐसी चीज़ें करें कि किसी का नुकसान हो। आप यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, लेकिन ऊपर जाके आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, तो आखिरी यही जाहिर सी बात है, आखिरी बात तो यही, इंसान को खुद भी कुछ पता होती ऐसे है, होते हैं इंसान को खुद भी पता होती है। अगर मैं कहीं ना कहीं किसी के साथ चोरी कर रही होती हूँ, तो मुझे पता होता है कि इसकी सजा मुझे पता होता है कि इसकी सजा मुझे मिलेगी। तो अल्लाह ना करे कि मैं कभी ऐसी कोई चीज़ करूं जिसका मुझे फिर माइंड, जाहिर सी बात है वो नींद ही नहीं आएगी आपको कि भाई आपने पेशेंट के साथ ये चीज़ की है, या आपने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए किसी से। तो मैंने देखा है कि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अगर किसी को अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम किसी को एक चीज़ करके दे रहे हैं, तो अगर किसी ने कह दिया कि यार हमने तो आपसे 4 प्रोसीजर करवाए, एक हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलना चाहिए, तो यकीन करें मैं फ़ौरन कर देती हूँ। मैं कहती हूँ हो सकता है उसको लग रहा हो कि मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, हो सकता है, क्योंकि जबकि प्रोसीजर भी 4 हुए हैं, हो सकता है उनको लग रहा हो कि शायद मैंने ज़्यादा लिए हैं या मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो मैं उनको कर देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो ये सेटिस्फाई हो जाए, मैं मुतमईन हो जाऊँगी। ओके। अच्छा, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे भी होते हैं, लाइक अगर हम बोटॉक्स की बात करें तो ये बहुत आपको यानी अगर हैंड्स ऑन भी प्रॉपर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको हैंड्स ऑन भी सही तरह से होना चाहिए। आप अपने अगर किसी यानी जिन्होंने आपको सिखाया उनके सुपरविजन में जब आप 2-3 दफ़ा कर लेते हैं या आप सही तरह से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, कुछ मंथ्स, एटलीस्ट कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद ही आप खुद अपने बलबूते पे कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन जिस तरह से मैं देख रही हूँ कुछ लोग इतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं, और समटाइम्स तो ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं और वो इस तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर अगर केस बिगड़ता है, लाइक अगर बोटॉक्स की बात करें तो वो बहुत बुरा साइड इफेक्ट देता है, डेंजर है। तो फिर बिल्कुल इस तरह के केसेस का क्या होता है? फिर क्या ये रिवर्स हो सकता है जो डैमेज हो जाता है, और क्या क्या डैमेजेस इससे होते हैं? बोटॉक्स का तो रिवर्स नहीं होता, जाहिर सी बात है। बोटॉक्स तो इसका एंटीडोट नहीं है, ये तो फिर अपने टाइम पे 6 मंथ 8 मंथ्स के बाद खुद ब खुद सही होता है, तो करने ही नहीं चाहिए। अगर आप चलो इस फील्ड में आ गए हो तो आप जस्ट कुछ चीज़ों पे रहो, आप हाइड्रा फेशियल कर लो, लेजर्स कर लो, माइक्रो नीडलिंग कर लो, बीबी ग्लो कर लो, इतने बड़े प्रोसीजर्स पे ना जाएं। बहुत बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर को अपने पास हायर कर ले। अगर आपने अपना भी क्लिनिक ओपन कर लिया है और आपको शौक है इस चीज़ का, जाहिर सी बात है हो भी रही है, आप किसी डॉक्टर को साथ में हायर कर लो, या कोई ऐसा कंसर्न पर्सन जिसकी कोई बहुत ईयर से उसकी वो हो प्रैक्टिस हो, जो प्रैक्टिस में हो और उसका एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो कि अगर मैं गलत कर भी दूँ तो मैं इसको सही किस तरह करूँगा। तो देन आप ये चीज़ें ऐसे कोई पेशेंट लिए। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि बोटॉक्स में कितनी बचत हो जाती है, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं समझ में आते वैसे। उससे बहुत बेहतर तो हम PRP और हाइड्रा करके अर्न कर लेते हैं। यकीन करें, बोटॉक्स जबकि एक कॉस्टली वो है इंजेक्शन है, फिलर एक कॉस्टली इंजेक्शन है, वो हमें इतने कॉस्टली पड़ रहे होते हैं, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी खास वो है। हमारी ज़्यादा रिस्क है कि बहुत अच्छी अगर सोर्स ऑफ फंडिंग की तरफ देखा जाए ना, लोग तो ज़्यादातर क्योंकि आजकल यही देख रहे हैं, सिर्फ फंडिंग देख रहे हैं जी, इसमें बहुत पैसा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा। अगर मैं एक इंजेक्शन है वो 20,000 का ले रही हूँ और उसको पेशेंट को मैं 25 का लगा रही हूँ, तो इसमें मुझे क्या बचत हुई? कुछ भी नहीं।
इसमें मेरा बाकी मटेरियल यूज हुआ है, मेरी नमिंग यूज हुई है, क्लिनिक का एक्सपेंस होता है, स्टाफ को देना होता है, मैं स्किल्स, मैं प्रोटोकॉल दे रही हूँ, हमारी लाइटिंग ऑन है, हमारा एसी ऑन है, सब कुछ और है। फिर जो हाइजीन पे खर्च होता है, हाइजीन पर भी अच्छा खासा खर्च होता है। उससे बहुत बेहतर है कि मैं एक हाइड्रा फेशियल कर लूँ पेशेंट को, उसमें भी बहुत अच्छी टाइटनिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप इन चीज़ों को मत छेड़ो, बजाय कि आप किसी का नुकसान करें। फिर वही पेशेंट आपसे 20,000 का बोटॉक्स करके फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, 6,000 का वो मंगवा के, उसका जो डिजॉल्वर है वो मंगवा के फिर वो लगवा रहे होते हैं, तो उनको तो नुकसान हो रहा होता है। फिर करवाने वालों के ऊपर भी मैंने अक्सर देखा कि आजकल लोग खुद से चीज़ें बहुत बाय करके ला रहे हैं हमारे पास कि ये इंजेक्शन में लाए हैं तो आप हमें ये यूज़ करें, आप हमें ये लगा दें। मैंने देखा है जो लोग बहुत पुराने इस फील्ड में या जिनको पता है, चलो स्टडी बहुत ज़रूरी है खुद के लिए भी। अगर आप मार्केट में भी जाते हो तो आप 10 चीज़ें खरीदते हो तो उसमें से दो की तो स्टडी करते होंगे ना, तो इसी तरह इनकी भी स्टडी करें कि इसमें क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल भी हो कि नहीं, आपको करनी भी चाहिए कि नहीं। हर शख्स का एक्सेस हो गया, हर किसी के पास ट्रेडर का नंबर है, हर यानी वेंडर का नंबर है, वो मंगवा रहा है, आपको यूज़ नहीं पता, आपको हैंडलिंग नहीं पता, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास ऐसी चीज़ें लेके आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर इसका जो भी फ़ायदा नुकसान होगा आप मुझे नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे अब इसका नुकसान, अब इसका रिजल्ट मिले। स्पेशली आजकल वाइटनिंग ड्रिप्स पे हो रहा है कि लोग खुद ही लेके, हम बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। सो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन हमारी जारी है, मगर यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारी सी डॉक्टर एस्टर, और उनके साथ हम एक गेम खेलने वाले हैं, रैपिड फायर। सो आप डॉक्टर रेडी हैं? बिल्कुल, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे ओवररेटेड स्किन ट्रीटमेंट क्या है जो आप समझती बिल्कुल हाइप है इसकी, और इतना खास इसके रिजल्ट्स इतने नहीं है जितना इसकी हाइप है? ये तो बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है अभी हमारा एक वो चला था लेमन बॉटल। आई वुड एग्री विद यू। लेमन बॉटल। ओके, क्लाइंट की जो सबसे अजीब सी रिक्वेस्ट होती है वो क्या होती है? डिस्काउंट। एक चेहरा जिसे देखकर लगाओ इससे तो अभी डिटॉक्स चाहिए होगा। टीवी पर भी हो सकता है, टिकटॉक भी हो सकता है, या पेश आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी। बहुत सारे लोग हैं। किसका चले पॉइंट आउट नहीं करते, रहने देते हैं। अच्छा, फिर हम ग्लूटा की बात करेंगे, वाइटनिंग ड्रिप की बात करेंगे। मैजिक है या मार्केटिंग है सिर्फ? मार्केटिंग। ओके, पीआरपी हर किसी के लिए या सिलेक्टेड लोगों के लिए? पीआरपी बहुत आप एडवोकेट करती हैं, तो आप सबके लिए करेंगी या सबके लिए उस तरह हो सकती है अगर किसी का अच्छा प्लाज्मा, वही मेरी बात है कि प्लाज्मा और प्लेटलेट अच्छे होंगे। ओके, क्या कभी खुद पर बोटॉक्स ट्राई करवाने का इरादा रहा है आपका? एक बार करवा चुकी हूँ। ओके, सेटिस्फाइड थी? यस। ओके, एक सेलिब्रिटी जिनकी स्किन गेम ऑन पॉइंट है? बहुत सारी है वैसे तो। जी, आप समझती हो कि वाह ऐसी स्किन होनी चाहिए? क्या है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा यार। इस एरा की हैं या पास्ट की? अभी काम कर रही है? नहीं, मानो बलोच। मुझे यकीन था। मेरी फेवरेट है। ओके, एस्थेटिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वाइटनिंग ड्रिप से गोरे होते हैं। लेजर या हाइड्रा फेशियल, अगर सिर्फ एक चूज करना हो तो आप क्या करेंगी? हाइड्रा। ओके, एक स्किन केयर में जो आपको सुनकर गुस्सा आ जाता हो? CO2 लेजर। ओके, पिटने वाली बात। अच्छा, ये सिर्फ गोरा कॉम्प्लेक्स है वाइटनिंग ड्रिप, या फिर वाकई वैलिड चॉइस है? क्योंकि बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्शन की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से। तो क्या सिर्फ एक ये गोरा कॉम्प्लेक्स ही है, या फिर वैलिड चॉइस है कि करवा लो और ज़िंदगी अपनी इंजॉय करो? नहीं, करवा लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना कि मेलानिन पे तो काम करता है, मतलब इतना तो कर देता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स में है तो उसको कॉम्प्लेक्स से निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि टेस्ट ज़रूरी है। सही। क्या आप समझती हैं कि लोग ब्यूटी के चक्कर में अपनी असल शनाख्त खो देते हैं? ऐसा ही, डिफरेंट फिलर्स वगैरह लगा के सबके चेहरे एक जैसे लगने शुरू हो गए। सब सेम लग रहे हैं। किसी के आईब्रो नीचे नहीं ड्रूपी नहीं नजर आती,
किसी की नोज मोटी नहीं है आजकल माशाल्लाह से, किसी की चीक पतली नहीं है, सबने फिलर्स क्या कराए आपके हुए हैं। क्लिनिक में कभी किसी इन्फ्लुएंसर ने फ्री ट्रीटमेंट के बदले फेक रिव्यू का ऑफर किया है? नो, मैं करती नहीं हूँ। ओके। मैं बिल्कुल क्या भी आपने कभी रिव्यू किसी नहीं। क्लाइंट को मना किया कि सिर्फ यानी किसी ट्रेंड को फॉलो, यानी ट्रेंड को फॉलो करना तो आजकल लोग ज़रूरी समझते हैं, लेकिन कभी किसी क्लाइंट को आपने मना किया कि नहीं ये सिर्फ ट्रेंड है, आपकी ज़रूरत नहीं? यस। सबसे बेकार सोशल मीडिया ब्यूटी ट्रेंड जो देखकर आप फेस पाम करती हैं? नहीं समझ में आया। यानी सबसे बेकार सोशल मीडिया का ब्यूटी ट्रेंड जो आपको लगता है बिल्कुल बेकार है ये, और लोग क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ ऐसा ही है। तो वो कौन सा ऐसा ट्रेंड है? मेरा ख्याल है, कौन सा ट्रेंड, क्या बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। मतलब काफ़ी सारे हैं, किस नाम लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है लोग बोल देते हैं आपने ये मना किया था। ओके। क्लाइंट के प्रेशर में कभी ऐसी ट्रीटमेंट की जो आप खुद कभी रिकमेंड नहीं करती? नहीं। ओके। बोटॉक्स 25 साल की उम्र में साइंस है या मैडनेस, जो लोग 25 साल में कहते हैं कि हमें बोटॉक्स कर दें? रिक्वायरमेंट पे वो है कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर किसी की बचपन से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो उसको रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं। कुछ स्किन्स ऐसी होती है जिनको रिक्वायरमेंट होती है तो उनको करने पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्टर 30 ही हो, 20 की एज में भी बाज़ दफ़ा बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को ज़रूरत पड़ सकती है बोटॉक्स की, तो फिर करने पड़ जाते हैं, करते हैं। ओके। सो एज पर रिक्वायर्ड। हाँ, रिक्वायरमेंट पर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, उसकी कंसल्टेशन के मुताबिक करवाएं। ये ना हो कि आप खुद ही लें और किसी भी टेक्नीशियन के पास पहुंच जाएं और लगवा लें। सो डॉक्टर, प्रोग्राम के एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एस्थेटिक क्लिनिक और प्रोसीजर्स को लेकर? मैं यही दूंगी मैसेज कि जो है अपने स्किन एनालाइज कराए बगैर किसी के पास भी ना आ जाएं। पहले अपने डॉक्टर से एनालाइज करवाएं, खुद देखें कि आपको किस चीज़ की नीड है। अगर खुद नहीं समझ आ रहा तो अपने किसी एस्थेटिक फिजिशियन और अपने किसी डॉक्टर के पास जाएं, एनालाइज करवाएं। उसके बाद कोई भी प्रोसीजर और ख़ुद से ना सजेस्ट करें कि मुझे ये करवाना है। हो सकता है कि जो आप अपनी स्किन के लिए सजेस्ट करें वो आपके लिए सूटेबल ना हो, आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे क्योंकि वो आपकी स्किन को देख रही हैं। तो बस यही कहूँगी कि अपने स्किन को साथ ना खेलें। स्किन बहुत सेंसिटिव चीज़ है हमारे फेस के ऊपर, क्योंकि और बॉडी भी जो है वो हमारी, क्योंकि वाइटनिंग ड्रिप्स भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लगवाए, स्लिमिंग ड्रिप भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लगवाए। बट जब तक कि आप अपने डॉक्टर से एनालाइज हर चीज़ नहीं करवाते, अपने टेस्ट अपने क्लियर नहीं करते, दैन ये चीज़ों का यूज़ ना करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त सा मैसेज और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और बहुत अच्छी और हेल्दी डिस्कशन रही हमारी। और एस्थेटिक क्लिनिक से रिलेटेड और एस्थेटिक प्रोसीजर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर आ रहे होते हैं। क्लिनिक में भी लोग आते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन और मैं ये होती है कि वाइटनिंग ड्रिप जो है, ग्लूटाथियोन की जो ड्रिप्स हैं ये बिल्कुल वाइट कर देती हैं, आपको अफ्रीकन से कोरियन बना देती हैं। तो एस्थेटिशियन और जितने भी एस्थेटिक फील्ड के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, यकीनन वो मैजिक वॉन्ड लेकर नहीं आए और उनके पास कोई मैजिकल वॉन्ड नहीं है जिससे आपको जादू करके ठीक कर देंगे। अगर आप ये रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इतना सब्र भी करना पड़ेगा और जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड है वो आपको लेना होगा। और अगर हम बात करें डिफरेंट प्रोसीजर्स की, तो प्रोसीजर्स खुद आप डिसाइड नहीं करें बल्कि अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। वो आपको बेहतर प्लान बता सकते हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं वो और आपके लिए ज़्यादा सूटेबल भी हो सकते हैं। सो घर में बैठ के कोई भी ट्रीटमेंट का सोचना और यानी देखना नेट पर और परफॉर्म करना, ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी है और अपने आप को नुकसान देने वाली बात है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है यही हमारी पहचान होता है और लोगों के सामने सबसे पहले इसी को लेकर रिकग्निशन हमारी होती है। सो अपने चेहरे को यानी एक्सपेरिमेंट के लिए वो मत बनाएं, कैनवस मत बनाएं, बल्कि किसी ऐसे प्रोफेशनल के हाथ में और उस पर ट्रस्ट करें जो कि वाकई इसको अच्छे से जानता है और इस पर स्टडी कर चुका है। सो इस छोटे से मैसेज के साथ इजाज़त लूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए माहिर के साथ। अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है या नहीं, और किस टॉपिक पे प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर स्पेशल आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डॉक्टर स्मैरा अल्ताफ़ पर भी भेज सकते हैं, यानी फेसबुक पर डॉक्टर स्मैरा अल्ताफ़ ऑफिशियल पर भेज सकते हैं। और नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तो तब तक अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर स्मैरा अल्ताफ़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।